Hello guys, today's topic is bronchial asthma. We will discuss about the asthma, its definition, clinical manifestation, risk factors, pathology, pathogenesis and diagnostic evaluation. Now we will start from its definition. What is the definition of bronchial asthma? Bronchial asthma क्या है? Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of airways characterized by airflow obstruction, bronchial hyperactivity and a mucus production. तो ये क्या है? क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन है. इट मीन्स लॉन्ग टर्म डिजीज़ कंडीशन है. उसके बाद क्या है? इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवे. इट मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज़ है एयरवे की. ठीक है. उसके बाद है करेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. तो इससे क्या होगा? एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होएगी. इट मीन्स उसको डिफ़िकल्टी होगी. उसके बाद है ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी. जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं. और लास्ट में क्या है? म्यूकस प्रोडक्शन. तो ये क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं. तो जब क्या है? म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगी, ब्रोंकाई हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे और एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगी. तो ये सारे क्या करेंगे? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिज़निया. तो डेफिनेशन समझ आ गई. ये क्या है? क्रोनिक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवे है. उसके बाद इसमें क्या होता है? एयरवे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी हो जाती है एंड म्यूकस प्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट ब्रोंकियल एज़मा. इसमें देखो नॉर्मल एयरवे दिखाया हुआ है एंड अस्थमैटिक एयरवे दिखाया हुआ है. नॉर्मल एयरवे में क्या है? इसका डायमीटर ज़्यादा है. इट मीन्स इसमें से क्या है? एयर है वो इजीली पास हो रही है, नॉर्मली पास हो रही है. लेकिन अस्थमैटिक एयरवे में क्या है? जो डायमीटर है विंड पाइप का वो कम है. अगर डायमीटर कम होगा तो उसमें से जो एयर पास होगी उसमें प्रॉब्लम होगी, उसको डिफ़िकल्टी होगी. अगर डिफ़िकल्टी होगी तो वो क्या हो जाएगा? एज़मा होता है. ठीक है. डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग क्या होता है? एज़मा होता है. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स फॉर द एज़मा. इसमें क्या है? पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री. सबसे पहले क्या है? पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री. इट मीन्स फैमिली में पहले से ही कोई प्रीवियस हिस्ट्री है एज़मा की. अगर फैमिली में पहले से ही प्रेजेंट है तो आगे भी चांसेस है नेक्स्ट जनरेशन को भी एज़मा होने के. नेक्स्ट है एलर्जी. ये क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है. इट मीन्स अगर किसी पर्सन को एलर्जी है, लाइक स्नेजिंग हो रही है, उसको कफ हो रही है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस से, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है. किसके लिए? एज़मा के लिए. इट मीन्स उसको एज़मा होने के चांसेस ज़्यादा हैं. उसके बाद है क्रोनिक एक्सपोजर टू द एयरवे इरिटेंट्स और एलर्जेंस. अब इसमें क्या है? क्रोनिक एक्सपोजर मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वो किसके एक्सपोजर में आ रहा है? जो उसके एयरवे को इरिटेट कर रहा है या फिर कोई उसको एलर्जी है. तो उसको क्या, जिस चीज़ से एलर्जी है बार बार वो उसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आ रहा है या फिर उसके एयरवे में जो इरिटेंट्स हैं वो फॉरेन बॉडी है वो एंटर कर रहे हैं, तो वो क्या कोज करेंगे? एज़मा. नेक्स्ट है ट्रिगर्स ऑफ ब्रोंकियल एज़मा. ट्रिगर मीन्स कौन कौन सी चीज़ों से ब्रोंकियल एज़मा हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें इसको स्टार्ट करती हैं. लाइक एलर्जेंस हमने पहले डिस्कस कर ली है. उसके बाद है एक्सरसाइज. इसमें क्या है? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा. ये क्या है? कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं तब उनको एयरवे में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए या फिर लोअर रेस्पिरेटरी, लाइक रिनाइटस हो गया, ठीक है, साइनसाइटिस हो गया और ब्रोंकाइटिस हो गया और मैनी अदर्स. नेक्स्ट है नोज़ एंड साइनस प्रॉब्लम. इट मीन्स उसके नोज़ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नोज़ में कोई इंजरी हुई है, बार बार उसको स्नीजिंग हो रही है, या फिर क्या साइनस प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस है, इन्फेक्शन ऑफ साइनसिस है, तो उससे भी क्या हो सकता है? एज़मा हो सकता है. नेक्स्ट है गर्ड. गर्ड मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल डिसऑर्डर. ये क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिसऑर्डर है. इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है. इसोफेजियल रिफ्लेक्स हो रहा है, जो भी उसका कंटेंट है वो बार बार वापस आ रहा है, ठीक है, वो है गर्ड. उसके बाद है इमोशनल स्ट्रेस. अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है इमोशनली,
तो उसको भी एज़मा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसको पहले से एज़मा, अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसको अस्थमैटिक अटैक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एज़मा। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, ट्रिगर फैक्टर कौन से हैं जो हमने प्रीवियस पेज में डिस्कस किए हैं, लाइक एलर्जन हो गए, ठीक है, एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा हो गया, फैमिली हिस्ट्री होगी। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे, एयरवे इन्फ्लामेशन, इट मीन्स एयरवे में इन्फेक्शन कोज करेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन होएगा तो वहाँ पे क्या होएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट होगा। एयरवे मसल कंस्ट्रिक्शन, जो मसल्स हैं हमारे एयरवे की, ब्रोंकाइज की, विंड पाइप की, वो सारी क्या कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इट मीन्स श्रिंक हो जाएंगी वो। नेक्स्ट है स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स, जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। अगर स्वेलिंग होएगी तो वो भी क्या करेंगी, डायमीटर कम करेगी। डायमीटर कम होएगा तो उसको प्रॉब्लम होएगी ब्रीदिंग में। नेक्स्ट है नैरो ब्रीदिंग पैसेज। अब ये तीनों फैक्टर मिलके क्या कर रहे हैं, जो एयरवे पैसेज है उसको नैरो कर रहे हैं। नैरो कर रहे हैं तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, तो वो किसको लीड करेगा, वीजिंग साउंड लीड करेगा, ठीक है। कफिंग होगी उस पर्सन को, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस इन द चेस्ट, उसकी चेस्ट टाइट हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, कफिंग होगी और वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में मैंने जो पहले डिस्कस किया है उसकी जो क्या डायमीटर है वो कम हो जाएगा। जो ब्रोंकाई है, जो एयरवे है, उनका डायमीटर कम हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाएंगी, ठीक है। जो ल्यूमन डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, म्यूकस एक्सेस में प्रोड्यूस होगा और स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें भी वही एक्सप्लेन किया हुआ, जो डायमीटर है जो ल्यूमन का वो कम हो जाएगा। उसके बाद है पैथोलॉजी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें क्या है, जो स्मूथ मसल मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्मूथ मसल मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, इट मीन्स जो ब्रोंकाई है वो उनमें स्पाज्म हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद है म्यूकस ग्लैंड इंक्रीज। अब म्यूकस ग्लैंड इंक्रीज हो जाएगी तो वो भी क्या है, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। इम्पोर्टेंट म्यूकस सिक्रेशन ड्यूरिंग एक्सर्बेशन, जब वो क्या रेस्पिरेशन करेगा तो जो म्यूकस सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी सेल्स परसिस्टेंस। अब इसमें क्या है, ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन। अब क्या पहले से ही उसको क्या है इन्फ्लामेशन है, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सेल्स हैं उनमें कोई इन्फ्लामेशन पहले से ही प्रेजेंट है, वो क्या है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद फाइब्रोजेनिक ग्रोथ फैक्टर रिलीज़, वहाँ पे क्या है फाइब्रोजेनिक जो ग्रोथ फैक्टर है वो रिलीज़ होगा, वहाँ से उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगी आरबीएम और ईसीएम में। उसके बाद है इलास्टोलाइसिस। अब इलास्टोलाइसिस क्या है, रिड्यूस हो जाएगी जो इलास्टिसिटी है, जो क्या स्वेलिंग हो रखी है ब्रोंकाइज में, ठीक है, जो डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, वो क्या है किसकी वजह से हो रही है, जो इलास्टिसिटी है एयरवे की, जो वॉल की इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम दो तरह से करते हैं, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस में क्या आएगा, जो हम नॉर्मली हम देख सकते हैं, इसमें क्या ओवर डिस्टेंडेड लंग्स। अब एज़मा में क्या होगा, जो लंग्स है वो ओवर डिस्टेंडेड हो जाएंगे। स्मॉल एरिया ऑफ एटेलेक्टेसिस। अब एटेलेक्टेसिस क्या होता है, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। थिक म्यूकस प्लग्स इन द प्रोक्सिमल ब्रोंकाई। अब क्या म्यूकस प्लग बन जाएंगे, ठीक है, जो ब्रोंकाइज है वहाँ पे क्या है म्यूकस प्लग बन जाएंगे। म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या प्लग बन जाएंगे, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो क्या है, म्यूकस प्लग्स दिखाए हैं और स्टेटस अस्थमैटिक्स दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन। माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन में इसको और क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजिक डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या है, जो कर्शमैन स्पाइरल्स हैं, एजाइनोफिल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर चारकोट लीडन क्रिस्टल्स हैं, ये सारे क्या प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जो एयरवे वॉल है उसमें एडिमा हो जाएगा, और जो मेम्ब्रेन है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी, ठीक है।
जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी। डायग्राम्स में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन्स साइन एंड सिम्टम्स। हम एज़मा में होता क्या है एक्चुअल में पर्सन को, जिससे हम बोलते हैं कि उसको एज़मा हुआ है। 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं एज़मा के, लाइक कफ। अब कफ तो नॉर्मली पीपल्स को भी होती है, लेकिन एज़मा में क्या होगा, जिन पीपल को एज़मा होएगा उनको स्पेशली कफ कब होगी, एट नाइट, रात के टाइम पे उनको कफ ज़्यादा होगी। उसके बाद है डिज़निया। डिज़निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अब जब भी उनको क्या ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे या फिर कोई एलर्जेंट प्रेजेंट होगा, फॉरेन बॉडी एंटर करेगी, तो उनको क्या डिज़निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। उसके बाद है वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड चेक होएगी, ये हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। और इनमें और क्या हो सकता है, या तो क्या एज़मा अटैक कब होता है, रात के टाइम पे या फिर अर्ली मॉर्निंग। एज़मा अटैक कब होएगा, एट नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद है, अब इसमें क्या है, ये पिक्चर क्या शो कर रही है, अस्थमा सिम्टम्स लाइक कफिंग, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके बाद है assessment and diagnostic findings. We will discuss about the how to assess the asthma and what will be the diagnostic findings. History collection होगी first of all, complete family history होगी, environmental and occupational history होगी उसकी। नेक्स्ट है assessment and diagnostic findings. अब इसमें क्या occupation related to the chemicals and compounds. इसमें क्या कि किसी पर्सन को स्पेसिफिक केमिकल से या फिर क्या एलर्जी है, तो हम उसका ऑक्यूपेशन चेक करेंगे, लाइक वो कौन सी मिल्स में, कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहा है, लाइक कॉटन मिल्स होगी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं वो उसको एलर्जी कॉज कर रहे हैं, तो वो सब हिस्ट्री चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्पूटम कल्चर। अब इसमें क्या है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कफिंग हो रही है, तो इसमें हम स्पूटम टेस्ट भी कर सकते हैं, तो स्पूटम कल्चर करेंगे। नेक्स्ट है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अब इसमें क्या है ABG, इसमें क्या जो आर्टीरियल ब्लड है उसमें गैस एनालिसिस करेंगे, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री। अब एज़मा में क्या है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इट मीन्स वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पा रहा, तो ऑक्सीजन उसकी बॉडी में प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो पल्स ऑक्सीमेट्री से क्या करेंगे हम, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होगा, जो लंग फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, लंग्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं यानी कितने एफिशिएंट है वो, ठीक है, ब्रीद करने के लिए, तो वो सब हम किस में चेक करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में पीक फ्लो मॉनिटरिंग। अब इसको और क्या बोलते हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो टेस्ट और PEF। अब पीक फ्लो मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, हम उसके लंग्स की कैपेसिटी चेक करते हैं। उसके बाद है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। अब इसमें भी क्या लंग्स की कैपेसिटी चेक करते हैं। पीक फ्लो मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, अब पीक फ्लो मीटर इज़ अ पोर्टेबल ईजी टू यूज़ डिवाइस। पोर्टेबल मीन्स कहीं पे भी इसको हम साथ में लेके जा सकते हैं। ईजी टू यूज़ डिवाइस, ईजीली यूज़ कर सकते हैं। दैट मेयर हाउ वेल योर लंग्स आर एबल टू एक्सपेल एयर। अब इसमें क्या है कि हमारे लंग कितने कैपेबल हैं वो एयर को एक्सपेल कर सकते हैं, ठीक है, बाय द ब्लोइंग हार्ड थ्रू अ माउथ पीस ऑन वन एंड। अब इसमें क्या एक एंड पे क्या माउथ पीस लगा होता है, वहाँ से क्या हम एयर फ्लो हार्डली ब्लो करते हैं, किसमें, उस मीटर में। द पीक फ्लो मीटर कैन मेजर द फोर्स ऑफ एयर इन द लीटर्स पर मिनट। अब ये क्या करते हैं कि पर मिनट कितने लीटर हम जो पर्सन है वो एयर फ्लो कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं। उसके बाद है गिव यू अ रीडिंग ऑन द बिल्ट इन नंबर्ड स्केल। उस पर क्या एक नंबरिंग होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है कितनी है एयर को एक्सपेल करने की। नेक्स्ट है इसमें पिक्चर में क्या शो हो रहा है, पीक फ्लो मॉनिटरिंग जो मीटर है वो शो हो रहा है। अब इसमें कैसे यूज़ करते हैं इसको, अनदर पिक्चर में यू कैन सी
पीक फ्लो मीटर है, पर्सन ने माउथ पीस जो है वन एंड अपने माउथ में लिया हुआ है, उसको क्या करेगा, एक्सपेल करेगा, ठीक है, सिंगल ब्लो में। नेक्स्ट है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इंसेंटिव स्पायरोमीटर में क्या होगा, ऑल्सो रेफर टू एज द सस्टेन्ड मैक्सिमल इंस्पायरेशन। इसका अनदर नेम क्या है, सस्टेन्ड मैक्सिमल इंस्पायरेशन इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्रोंकियल हाइजीन थेरेपी। इस किसका कंपोनेंट है, ब्रोंकियल हाइजीन थेरेपी का। अब ये क्या है, पिक क्या शो कर रही है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर ऐसा होता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, यू कैन सी, जो एक ट्यूब है, माउथ पीस है, उसको माउथ में लेके और एयर को एक्सपेल करते हैं। इसमें जो बबल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, तो पता चल जाता है उसके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। तो ये था हमारा टोटल एज़मा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है आज, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ये क्या, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय क्या क्या होता है इसमें, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी एंड म्यूकस प्रोडक्शन होगी। उसके बाद है इसमें जो ल्यूमन का डायमीटर है वो कम हो जाता है एज़मा में। रिस्क फैक्टर्स क्या थे, फैमिली में पहले से किसी को प्रेजेंट है, एलर्जी है, या फिर इरिटेंट्स के एक्सपोजर में आ रहा है लॉन्ग टर्म से। ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, एलर्जी, एक्सरसाइज, कोई पहले से इन्फेक्शंस है रेस्पिरेटरी, कई ड्रग्स की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस की है, ट्रिगर फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी एंड कॉन्सिक्वेंसेस चेक किए हैं, क्या क्या पहले से प्रेजेंट था और एज़मा होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। ग्रॉस डिस्क्रिप्शन चेक किया हमने, माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिक डिस्क्रिप्शन चेक किया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस की, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस डिस्कस की हमने। तो ये सारा था अबाउट ब्रोंकियल एज़मा। तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट लाइक पैथोलॉजी इट्स इनफ, ये सफिशिएंट है आपकी पैथोलॉजी के लिए। थैंक यू।